गुड मॉर्निंग पीपल एंड वेलकम बैक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चल रहा है भाई। कैसे आप सब लोग, बढ़िया है कि नहीं भाई? सब सेफ रहना यार। हाँ, सेफ रहना बहुत ज़रूरी है। अभी जिस तरीके से ये पैंडेमिक बढ़ता जा रहा है, बीच में ऐसा लग रहा था कि कम हो जाएगा, हट जाएगा, पर अभी भी रोज़ के रोज़ केस आ रहे हैं। तो आप लोग प्लीज़ सेफ रहें। ज़रूरी काम ना हो तो बाहर ना निकलें, और ज़रूरी हो तो फ़ोन पे ख़त्म कर लें। मेरे को भी फ़ोन कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कर रहे हैं। एंड लास्ट लेक्चर में वी सॉ डिस्प्लेसमेंट करंट एंड स्टफ, एंड वी ऑल्सो सॉ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आज इस चैप्टर को खत्म करने का दिन आया है। द फर्स्ट थिंग वी विल लुक एट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। नाउ व्हाट डज दैट मीन? दिस मीन्स कौन से डिफरेंट टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, किनकी फ्रीक्वेंसी कम है, किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, बेसिकली कितने टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। बहुत सारे टाइप्स की हैं और सबके काम भी अलग अलग है। तो पहले मैं सबसे पहले स्पेक्ट्रम बना दूं आपके लिए। वी स्टार्ट फ्रॉम द मैक्सिमम वेवलेंथ सिनारियो। मैक्सिमम वेवलेंथ वाली है लॉन्ग रेडियो वेव्स। द नेम सजेस्ट लॉन्ग रेडियो मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ। उसके बाद बट ऑफ कोर्स शॉर्ट रेडियो वेव्स। उसके बाद माइक्रोवेव्स। जैसे जैसे हम ऊपर जाते जा रहे हैं, वेवलेंथ घटती जा रही है, फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है। सो लॉन्ग रेडियो मैक्सिमम वेवलेंथ, उससे कम वेवलेंथ वाली शॉर्ट रेडियो, फिर माइक्रोवेव्स, फिर लॉन्ग रेडियो, शॉर्ट रेडियो, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव, सबके पीछे वेव्स है। इंफ्रारेड के बाद मेरा फेवरेट विजिबल, यही एक है जो हमको दिखाई देती है, बाकी कुछ दिखाई नहीं देता। फिर विजिबल के बाद अल्ट्रावायलेट, यूवी कहते हैं इसको, फिर एक्स रेज, एंड फाइनली गामा रेज। तो एज आई सेड, मैक्सिमम वेवलेंथ लॉन्ग रेडियो की, मिनिमम वेवलेंथ गामा की। ये जो लाइन है ना, ये उसकी फ्रीक्वेंसी डिपिक्ट कर रही है। सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी लॉन्ग रेडियो की, फिर बढ़ती जा रही है, सबसे लंबी फ्रीक्वेंसी गामा रे की। ओके, बराबर। मैंने ट्राई किया है कि छोटा, उससे बड़ा ऐसा बनाओ। सो मैक्सिमम, यू विल हैव टू लर्न द स्पेक्ट्रम पीपल। मैक्स वेवलेंथ is radio waves, and max frequency is gamma rays. Okay, so and सबके अलग अलग यूजेस हैं, सबकी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है। एंड यू नो एज यूजुअल आपको पता ही है, जिसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा उसका फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगा। सो मैक्सिमम वेवलेंथ रेडियो वेव का हो गया, मिनिमम फ्रीक्वेंसी भी रेडियो वेव का हो गया। गामा रे का फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है तो वेवलेंथ मिनिमम है। सो सी इज इक्वल टू न्यू लैम्बडा के जरिए हम इस चीज को वर्कआउट करते हैं। तो यू विल हैव टू लर्न दिस, क्योंकि कभी कभी यू नो कोई भी चीज आ जाती है, पूछ लेते हैं भाई किसका फ्रीक्वेंसी बड़ा है, किसका छोटा है। इफ यू डोंट रिमेंबर द स्पेक्ट्रम देन यू आर इन फॉर ट्रबल। सो लॉन्ग रेडियो, शॉर्ट रेडियो, माइक्रो, लॉन्ग शॉर्ट माइक्रो, इस तरह याद रखता हूं मैं। लॉन्ग शॉर्ट और उससे छोटा मतलब माइक्रो। लॉन्ग रेडियो, शॉर्ट रेडियो, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट। आई रिमेंबर इट एज IVU, I visualize you. So IVU, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट। और फिर बाकी एक्सरे, गामा रे तो सबको याद रहता है, एक्स रेज एंड गामा रेज। तो एक बार फिर से याद कर ले, लॉन्ग रेडियो, शॉर्ट रेडियो, माइक्रोवेव्स, IVU, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, फिर एक्स रे और गामा रे। तो ये सारे, अच्छा याद रहे, भले फ्रीक्वेंसी अलग है, वेवलेंथ अलग है, बट द स्पीड ऑफ ऑल EM वेव्स, जो भी टाइप की EM वेव्स है, इन वैक्यूम is same, and which I told you is the speed of light। मतलब चाहे एक माइक्रोवेव जा रही है और दूसरी एक रेडियो वेव जा रही है, तो दोनों की भले फ्रीक्वेंसियां अलग है, दोनों की भले वेवलेंथ अलग है, पर दोनों की स्पीड सेम होगी। सो यहां पे स्पीड जो है वो सब वेव्स की वैक्यूम में सेम ही रहती है।
which is 3 into 10 raised to 8 meter per second, which is the speed of light. Now let's move on and let's look at all these waves in some detail. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में खास काम आता है और कुछ नहीं होता कि भाई इसके लिए कौन सी वेव्स का सहारा लिया जाए, इसके लिए कौन सी वेव्स कारगर होगी, एंड लाइक दैट. सो जस्ट हैव अ लुक एट इट. आई विल रब इट ऑफ. ओके, वी आर गुड टू गो. ओके, सबसे पहले एक्चुअली अब कोई पूछेगा सर लॉन्ग रेडियो, शॉर्ट रेडियो, माइक्रोवेव में एग्जैक्टली बीच की लाइन कहाँ है? तो बीच की कोई लाइन ही नहीं है. ऐसा नहीं है कि यहाँ भारत की बाउंड्री खत्म होती है और वहां पे बांग्लादेश की सीमा चालू होती है. नहीं, ऐसा कुछ नहीं. ये ओवरलैपिंग बहुत करते रहते, बट बेसिक क्राइटेरिया, बेसिक क्लासेस ये हैं, तो इसलिए हम इनको ज्यादा ये कितने पे आएगा, एग्जैक्टली कितने पे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता. लॉन्ग रेडियो, शॉर्ट रेडियो कंबाइन होके रेडियो वेव्स ही कहे जाते हैं. सो रेडियो वेव्स, द फर्स्ट क्लास मतलब द फर्स्ट डिस्टिंक्शन. लॉन्ग रेडियो, शॉर्ट रेडियो तो आपने स्पेक्ट्रम में बताया, बट एक्चुअली इन टोटलिटी इट इज कॉल्ड रेडियो वेव्स. नाउ दीज रेडियो वेव्स are produced by the accelerated motion of charges through wires. So मैं brief में points लिखूंगा. They are produced by the accelerated motion of charges through wires and of charges through conducting wires. These are brief points. आपका जो टीवी का एंटीना है, रेडियो का जो तुम लंबा एंटीना करते हो ना, वो सब रिसीव करते हैं, डिटेक्ट करते हैं इन सिग्नल्स को. सो दे आर डिटेक्टेड बाय यूजिंग एरियल्स. एरियल, AERIAL. You can also call them antennas. I'm sure you've seen antennas in your life somewhere. Well, आज के एज में तो बहुत कम एंटीनास देखने को मिलते हैं. पहले शायद अपने पिताजी को पूछोगे तो छत के ऊपर एक लंबा सा एंटीना लगाना पड़ता था और उसको हिलाना पड़ता था, एग्जैक्टली पोलराइज करना पड़ता था, तब जाके टीवी का रिसेप्शन बरोबर आता था. शायद कुछ मूवीज में आपने देखा होगा. सो इट इज लाइक दैट. सो दीज आर रेडियो वेव्स एंड द नेम सजेस्ट दे आर यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर कम्युनिकेशन. एंड इसमें भी कम्युनिकेशन में भी बहुत सारे टाइप के कम्युनिकेशन है. रेडियो है, टीवी है एंड स्टफ लाइक दैट. फॉर एग्जाम्पल AM रेडियो. Maybe you are not so aware of AM radio. It is called amplitude modulated radio. आकाशवाणी, नाम सुना? आकाशवाणी प्रसारण कॉर्पोरेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है. उसमें से विविध भारती वो चैनल आती थी AM रेडियो पे, अभी भी लोग सुनते हैं कभी कभी. सो AM रेडियो occurs between 530 kilohertz to 1710 kilohertz. ये रेंज है AM रेडियो का 530 किलोहर्ट्ज टू 1710 किलोहर्ट्ज. उसके बाद शॉर्ट वेव रेडियो भी आता है. शॉर्ट वेव रेडियो वर्क्स अप टू 54 मेगाहर्ट्ज. याद रखना है तो रख सकते हैं, छोटी छोटी चीजें कभी कभी पूछ लेते हैं. आपको ये दोनों रेडियो का तो अंदाजा नहीं आएगा. अच्छा, शॉर्ट वेव की बात कर लूं आपसे. सीलॉन नाम का एक स्टेशन आता था. आपको तो अंदाजा नहीं होगा, अपने पिताजियों को पूछ लेना. पिताजी को भी शायद अंदाजा नहीं होगा तो दादा को पूछ लेना. सीलॉन नाम का एक स्टेशन आता था. दैट वाज ब्रॉडकास्ट फ्रॉम श्रीलंका एंड शॉर्ट वेव रेडियो के जरिए वो सिग्नल को श्रीलंका से बाउंस किया जाता था, ऊपर आयनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट होके फिर वो इंडिया में आता था. तो शॉर्ट वेव रेडियो जो है ना, वो आयनोस्फीयर, एटमोस्फियर का एक लेयर है, वो आयनोस्फीयर से रिबाउंड होके वापस आता है. तो दैट इज कॉल्ड शॉर्ट वेव रेडियो. हाँ, बट व्हाट यू आर मोस्ट नॉलेजेबल अबाउट, एवरीबॉडी नोज दिस, FM रेडियो सब सुनते हैं. आज की तारीख में बहुत सारे स्टेशन होते हैं. FM रेडियो वर्क्स बिटवीन 88 मेगाहर्ट्ज टू 108 मेगाहर्ट्ज. 88 से 108, दिस इज FM रेडियो का बैंडविड्थ. इतने में FM रेडियो वर्कआउट करता है. फिर उसके बाद आता है टेलीविजन. टेलीविजन वर्क्स बिटवीन 54 मेगाहर्ट्ज to 890 megahertz.
ये 890 मेगाहर्ट्ज मतलब यूएचएफ रेंज कहते हैं इसको, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। आप अपने सैटेलाइट टीवी वगैरह को वर्कआउट करते हैं, वो सब चैनल्स 54 मेगाहर्ट्ज से 890 मेगाहर्ट्ज के बीच में होते हैं। और तुम्हारा सो एक्सक्लूसिवली यूज फॉर टीवी, रेडियो एंड आपके मोबाइल भी इसी में चलते हैं, एंड सेल्यूलर कम्युनिकेशन। सो योर mobile communications also come through radio waves itself. So this is the idea about radio waves. Just have a look. इसको रब करके दूसरे पे चढ़ते हैं, which is called microwaves. देख लिया आपने? लगा दे। ये सब कभी कभी MCQ में पूछ लेते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लेते हैं। You just need to know them. You don't need to learn them by heart, but पता हो तो अच्छा होता है। फिर आते हैं माइक्रोवेव्स। हाँ, अपने को सबसे ज्यादा तो रेडियो वेव ही बेस्ट लगते हैं। कम्युनिकेशन के लिए रेडियो वेव्स ही सब कुछ है। अ कम्युनिकेशन इंजीनियर स्वेयर्स बाय द यूज ऑफ रेडियो वेव्स। सो आई एम अ कम्युनिकेशन इंजीनियर माई सेल्फ। सेकेंड इज माइक्रोवेव्स, एंड यस यू गेस्ड इट करेक्ट सर, हमारे घर में माइक्रोवेव ओवन है क्या? इसी पे चलता है? जी हाँ, बिल्कुल इसी पे चलता है। सो दे आर प्रोड्यूस्ड, दीज आर प्रोड्यूस्ड by special type of equipment, like lystrons, magnetrons and gun diodes. Now you would tend to ask me, sir, what are these instruments? But these are very high level instruments. अपने को कोई काम नहीं, अपने को सिर्फ नाम जानना जरूरी है, नाम जान लिया उतना बस हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, तो ये यूज किस में किए जाते हैं? दे आर यूज्ड, ये यू और एस एक साथ आ गए, क्या बात, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल देखो। दे आर यूज्ड इन रेडार सिस्टम्स। एयरक्राफ्ट में, मिलिट्री एयरक्राफ्ट में रेडार सिस्टम्स होते हैं, वो माइक्रोवेव्स पे चलते हैं। फिर दे आर ऑल्सो यूज्ड इन स्पीड गन्स। अभी कोई मैच चल रहा है इंडिया का, ऑस्ट्रेलिया के साथ, एंड जैसे ही बंदा बॉल डाल दिया, जसप्रीत बुमराह बॉल डाल दिया, तो तुरंत उसके बाद लिख के आता है स्पीड वाज 110 किलोमीटर पर आवर। कौन मापा? कौन ने मेजर किया 110? वो अपने बंदे से बोल रहे हैं? नहीं, अपने मन से नहीं बोल रहे हो। दे आर माइक्रोवेविंग ईच बॉल, एंड ये स्पीड गन में से माइक्रोवेव निकलते हैं, टक टकरा के वापस आते हैं, और तब पता चलता है कि कितने स्पीड से वो बॉल आ रहा था। सो यूज्ड इन स्पीड गन्स टू टाइम फास्ट सर्व्स, फास्ट बॉल्स and vehicles. If you know, ब्लू कलर के इंटरसेप्टर वैन घूमते हैं, अहमदाबाद में भी घूमते हैं कुछ, बट उनको जिस काम के लिए लाया गया था वो काम तो हुआ नहीं। दे हैव स्पीड गन्स इंस्टॉल्ड इन द बैक ऑफ द कार्स। सो कोई एक जंक्शन पे खड़ा कर देंगे, और वो हर आती जाती गाड़ी पे वेव डालेगा, वापस लाएगा, and the computer will find out कौन सी गाड़ी कितनी स्पीड पे जा रही है। So if the speed limit, if you might have some cousins from America who might have come to stay with you, you might have seen that वो हमेशा ये पूछते हैं, भाई इस रास्ते पे कितनी स्पीड लिमिट है? Have you ever noticed that? अगर तुम ज्यादा ही फास्ट जा रहे हो तो दे विल आस्क यू, भाई स्पीड लिमिट तो वो मत कर देना, ओवरकम मत कर देना। तो यू से व्हाट स्पीड लिमिट? Yeah, Ahmedabad we are no limit, we go with no limit people. So it's like that. So speed limit होती है, 50 की स्पीड लिमिट है, और अगर कोई 50 के ऊपर जा रहा है तो वो उसको पकड़ लेंगे, उसके घर पे मेमो आ जाएगा, मस्त $500 का फाइन बढ़ जाएगा उसके सर पे। सो मेजॉरिटी अमेरिका में ये सब चीजें बहुत चलती रहती है, जहाँ पे लोगों को स्पीड लिमिट का अंदाजा होता है। यहाँ पे इंडिया में चलता रहता है, पता नहीं कब आएगा, वो आएगा एक दिन। सो ये सब चीजों के लिए यूज होता है। एंड उसके बाद ऑफ कोर्स माइक्रोवेव ओवन्स। दो बात कर लूं माइक्रोवेव ओवन्स की। मेजॉरिटी केसेस में हम उसको खाना गर्म करने के लिए यूज करते हैं। सो हाउ डज दैट वर्क? माइक्रोवेव्स की जो फ्रीक्वेंसी है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, वी चूज दैट फ्रीक्वेंसी विच इज इक्वल टू द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। एज ए रिजल्ट आपने कोई भी चीज अंदर रखी तो इट विल emit microwaves, and the water molecules will start oscillating, and due to their oscillation heat will be produced and खाना गर्म हो जाएगा। So माइक्रोवेव ovens में हम खाना गर्म कर सकते हैं, because the frequency of microwave ovens
has been selected to match that of the resonant frequency of water. So this is how microwaves work. So this was microwaves. The next is infrared, IR. ओके अब ये इंफ्रारेड जो है इसको दे आर ऑल्सो कॉल्ड हीट वेव्स, क्योंकि प्रिसाइजली दिट इज व्हाट दे आर प्रोड्यूस्ड बाय हॉट बॉडीज एंड मॉलिक्यूल्स, एंड इन वेव्स में हीट एनर्जी की कंटेंट काफी ज्यादा होती है. सो दे आर ये इंफ्रारेड लैंप्स आपने सुना होगा. इंफ्रारेड लैंप्स आर यूज्ड इन फिजियोथेरेपी. अगर आपका कोई बंदा किसी को बैक पेन है वगैरह कुछ है तो ही विल गो टू अ फिजियोथेरेपी क्लिनिक एंड दे विल पुट लाइट ऑन हिज बैक एंड ही विल फील हॉट. वो इट्स अ स्पेशल लैंप, इट्स एन इंफ्रारेड लैंप. They are used in physiotherapy. They are also used, in infrared detectors in satellites. And वो infrared detectors जो satellites में होते हैं, फोटोज लेते हैं, उससे पता चलता है कि अर्थ का टेम्परेचर कितना है, पानी का टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर कंडीशंस कैसे रहेंगे, वो सब कुछ IR डिटेक्टर्स करते हैं. आपकी जिंदगी के साथ क्या उपयोग है उसका? I'm sure you've used a remote someday. टीवी रिमोट, एसी का रिमोट, उन सब में आगे देखोगे एक छोटा सा एलईडी होगा, लाइट एमिटिंग डायोड. इट एमिट्स इंफ्रारेड वेव्स. सो IR LEDs are used in remote controls, TVs, ACs, stuff like that. बट अपने को सबसे ज्यादा फर्क कहां पड़ता है? लेट मी टेल यू. It is this IR waves which cause what is called the greenhouse effect. Do you understand the meaning of the term greenhouse effect? सन की लाइट अर्थ पे आती है एंड इट गेट्स री-रेडिएटेड, बट वो री-रेडिएटेड इंफ्रारेड के फॉर्म में होता है जो अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर जा नहीं पाता. एटमॉस्फेयर डज नॉट अलाउ इट टू गो बैक. एज अ रिजल्ट वो गर्मी अर्थ पे रह जाती है, एंड दस ड्यू टू दैट रात को भले सन नहीं है पर आपको ठंडी फील नहीं होगी, यू विल फील वार्म. ऑन द अदर हैंड मार्स हैज नो टेम्परेचर, मार्स हैज नो एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर नहीं, नो एटमॉस्फेयर. एज अ रिजल्ट दिन में मार्स का टेम्परेचर जाता है करीबन 100 डिग्री सेल्सियस एंड रात में आ जाता है -100 डिग्री, -200 डिग्री सेल्सियस. कैन यू सी द बेसिक डिफरेंस बिटवीन हैविंग एन एटमॉस्फेयर एंड नॉट हैविंग एन एटमॉस्फेयर? मार्स के जो कंडीशंस हैं वो बहुत ही एक्सट्रीम है, उसका एवरेज टेम्परेचर बहुत लो है. ऑन द अदर हैंड अर्थ का एवरेज टेम्परेचर इज हाई ड्यू टू इंफ्रारेड वेव्स बीइंग ट्रैप्ड इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर. सो अर्थ्स एटमॉस्फेयर traps IR and thus and greenhouse effect takes place and we feel warm. So somebody asked me one day कि सर अगर अर्थ में एटमॉस्फेयर नहीं होता तो एवरेज टेम्परेचर हाई होता या लो होता? भाई एवरेज टेम्परेचर तो काफी लो चला जाता ना, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर है तो एवरेज टेम्परेचर मेंटेन्ड है. दिन में 40 डिग्री सेल्सियस, रात में 20 डिग्री सेल्सियस इज मेंटेन्ड. पर अगर एटमॉस्फेयर ही नहीं होता, दिन में 50 डिग्री सेल्सियस, रात में -50 एवरेज काफी कम हो जाता. सो याद रखिएगा, एटमॉस्फेयर है तो एवरेज टेम्परेचर अर्थ का हाई है, एटमॉस्फेयर नहीं होता तो IR गैसेस, IR वेव्स ट्रैप नहीं होते एंड एज अ रिजल्ट द एवरेज टेम्परेचर वुड गो डाउन. ओके, बेस्ट एग्जांपल, आप समर में शॉपिंग में जाते हैं, गाड़ी को लॉक करके जाते हैं, सपोज बाहर पड़ी है रास्ते पे गाड़ी. आफ्टर एन आवर यू कम बैक एंड यू गेट इनसाइड द कार. हाउ डू यू फील? हाउ डू यू फील? यू फील गुड? डू यू? यू फील लाइक अ भट्टी, फर्नेस में घुस गए ऐसा लग रहा है, ओह क्या गर्मी है यार, सारी खिड़कियां विड़कियां खोल देते हो. भले बाहर तो गर्मी है पर अंदर तो और भट्टी जैसा लग रहा है, क्योंकि वो सारा ग्लास ने सारा इंफ्रारेड ट्रैप कर दिया, वो अब बाहर नहीं जा पा रहा है. एज ए रिजल्ट अंदर बहुत गर्मी लगती है, अंदर बहुत गर्मी हो जाती है. वैसा ही कुछ अर्थ करता है अपने लिए. तो ये इंफ्रारेड का काम ये है. जस्ट हैव अ लुक.
Okay, we are back in business. So visible light, the only part of the electromagnetic spectrum जो हमको दिखाई देता है. So the frequency range, अच्छा wavelength range बता दूं आपको. Wavelength ranges from 400 nanometer to 700 nanometer. So you can also call it 4000 angstrom to 7000 angstrom. So this is the wavelength range of visible light, and this is the only spectrum that helps us see things around us. So अपने आसपास की चीजों को हमको दिखाने का श्रेय जाता है visible light को. And human eyes are sensitive to this light. There is a wide variety of creatures in the world and they are sensitive to different kinds of light. सिर्फ ह्यूमंस विजिबल लाइट देख सकते हैं, विजिबल लाइट की वजह से देख सकते हैं. अगर कोई और लाइट होगी तो हम नहीं देख पाएंगे. फॉर एग्जाम्पल स्नेक्स जो होते हैं ना, वो इंफ्रारेड देख सकते हैं. वेरी मच लाइक दैट नाइट विजन गॉगल्स दैट यू प्ले व्हाइल प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स. तो नाइट विजन डिवाइस जो होते हैं ना, तो अगर कोई चूहा रात को खेत में घूम रहा है और कोई सांप है, तो सांप को उसका नाइट विजन वो थर्मल सिग्नेचर नजर आएगा और इस तरह वो रात को पकड़ लेगा. आई एम श्योर यू हैव आल्सो सीन कैट्स एंड डॉग्स की भी आंखें चमकती हैं रात को. यू नो दैट, वो उसी वजह से होता है. वो दे कैन सी द इंफ्रारेड पिक्चर आल्सो. सो विजिबल लाइट हेल्प्स अस इन ऑल दैट. फिर आगे बढ़ते हैं अल्ट्रावायलेट. अब हम विजिबल लाइट से जैसे ऊपर जाए ना, डेंजरस चीजें शुरू हो गई. अब ये जो सारी वेव्स है ना, ये हमारे लिए बहुत डेंजरस है. Now ultraviolet is also a high frequency radiation, सन में से ही आता है. But the most important thing is that वो अगर आपकी स्किन पे पड़ता है ना, तो it will cause tanning of the skin. It causes the production of melanin. Alright, so this ultraviolet radiation is produced by special bodies, special lamps, hot bodies, and very hot bodies. Not hot bodies, very hot bodies. फॉर एग्जाम्पल द सन. ये सूरज दादा सब अल्ट्रावायलेट निकालते हैं, रेडिएशन पूरा मस्त. वेल टू बी वेरी फ्रैंकली, हमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यूवी रेज आर अब्सॉर्ब बाय द ओजोन लेयर विच इज सराउंडिंग द अर्थ. ओजोन लेयर अल्ट्रावायलेट को धरती के ऊपर आने नहीं देता, वो बाहर ही उसको कैप्चर कर लेता है, एंड एज अ रिजल्ट वी आर सेफ. पर अगर ओजोन में होल होना शुरू हो गए, आई एम श्योर यू हर्ड ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFCs, gases like freon, they cause ozone depletion and as a result ओजोन का लेयर थोड़ा थोड़ा कम होने लगता है, जिससे ज्यादा ज्यादा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन धरती पे आते हैं एंड डेंजरस हालत करते हैं हमारी. सो दे आर अब्सॉर्ब बाय द ओजोन लेयर. दे प्रोड्यूस मेलानिन which causes tanning of the skin. इसलिए आप अगर गोवा घूम के आओ एक हफ्ता, तो थोड़ा टैन आ जाएगा तुमको, बिकॉज सन का डायरेक्ट रेडिएशन, तुम बीच पे टहल रहे हो, चिल मार रहे हो, तो सन का डायरेक्ट रेडिएशन पड़ेगा, अल्ट्रावायलेट भरपूर आएगा, काले पड़ जाओगे. तो टेंशन लेने का नहीं, बराबर काले पड़ने का नहीं. फेयर एंड लवली लगाने का, शाहरुख खान कहते हैं ऐसा. नाउ दिस इज यूवी इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाय वेल्डिंग आर्क्स, एंड इसीलिए लोग कहते हैं कि अगर कहीं पे वेल्डिंग चल रही है तो यू शुड नॉट लुक एट इट विथ नेकेड आइज. यू शुड वेयर स्पेशल गॉगल्स. इफ यू माइट हैव सीन दोस वेल्डर्स यूज स्पेशल ग्लास शील्ड्स, वो ऐसा रखे फिर वेल्डिंग करेगा, बिकॉज वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अगर आंख में जाएगा तो इट इज हार्मफुल फॉर योर आइज. ऑलराइट, सो दैट इज हाउ इट इज. अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का यूज क्या है? दे आर यूज्ड इन लेजिक सर्जरी. अगर किसी को लेजर से अपने आंखों के चश्मे के नंबर दूर करने, तो लेजिक सर्जरी यूज होती है. लेजर असिस्टेड इन सिटू केराटोमिलियोसिस. सो लेजिक इज द फुल फॉर्म. सो लेजिक सर्जरी एंड ऑल्सो यूज इन वाटर प्यूरिफायर्स टू किल जर्म्स. प्यूरिफायर्स टू मार डालोइंग ऑल जर्म्स. तो ये सब काम होते हैं अल्ट्रावायलेट के. एंड फाइनली द लास्ट टू, जिनके बारे में बहुत ज्यादा बोलना ठीक नहीं होता और ज्यादा कुछ बोलने को होता भी नहीं है,
we've got X-rays. The last two are X-rays and gamma rays. X-rays, high frequency radiations. Alright, X-rays जो है वो high frequency radiation है. And विल्हेम रॉन्टजन ने डिस्कवर किया था X-rays को. So नंबर कौन सा है? नंबर 5 के बाद 6 नहीं, 6 नहीं, 1 2 5 ऐसे. They were discovered by William Röntgen and these are high frequency radiations. High frequency radiations. And कैसे मिलते हैं? You know, आप किसी भी मेटल को हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन से बॉम्बार्ड करते हैं. When we bombard a metal target by high energy electrons, then X-rays are produced. And I think the best form you know about X-rays is they are used to find out अगर आपके हाथ में कुछ फ्रैक्चर इक्चर है कि नहीं. So they are used as a diagnostic tool in medicine, and they are used to find out wear and tear in bones and stuff like that. But एक बात याद रखना, over exposure to X-rays can be harmful. Over exposure to X-rays can be harmful. So you should always remember that. Shouldn't have overexposure to X-rays. So this is all about X-rays. And finally we have gamma rays. Gamma rays are produced during nuclear reactions and by radioactive nuclei. So they are produced, very high frequency radiations, produced during nuclear reactions and radioactive nuclei. And to be very frank, they are used in the treatment of cancer. बहुत सारे न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो साइंटिस्ट जिन्होंने बहुत सारी चीजों को खोज किया न्यूक्लियर में, तो उनको बहुतों को कैंसर हो गए. आई थिंक मैडम क्यूरी ऑल्सो सफर्ड फ्रॉम कैंसर, द फीमेल हु डिस्कवर्ड रेडियम एंड पोलोनियम. सो इवन शी सफर्ड फ्रॉम कैंसर. ओवर एक्सपोजर टू गामा, ये लफड़ा हो ही जाता है, कहीं ना कहीं कैंसर के साथ पाला भिड़ ही जाता है तुम्हारा. सो ये होता है गामा रे, और कुछ बस इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर एंड इन मेडिसिन, नथिंग एल्स, बाकी कुछ तो है नहीं. सो ये सब जो भी वेव्स थे उन सब का बेसिक आइडिया मैंने आपको दे दिया और चैप्टर यहां पे खत्म हो जाता है. सो हमने कोई चीज छोड़ी नहीं है, सब कुछ हमने किया है कंसिडर. सो इसको देख लो एक बार, एंड अब बाकी के न्यूमेरिकल्स को खत्म करने की फिराक है. सो लेट अस स्टार्ट. हम पहले शुरू करते हैं, भले इस बार डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं है पर उसके न्यूमेरिकल्स अपन ने उसका थियरी लिया तो न्यूमेरिकल्स भी ले ही लेते हैं. ऑलराइट, तो आई थिंक वी शुड स्टार्ट विथ न्यूमेरिकल 8.1. लेट्स डू 8.2. उसके बाद मैंने आपको 8.3 से 8.7 तक शायद होमवर्क में दिया था. सो आई डू 8.8, देन आई डू 10, एंड दिस इज हाउ वील वर्क आउट. ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद 8.1. आप इसको देख लो एक बार. सर 8.8 भी होमवर्क में था. So we are starting with 8.1, numerical 8.1. क्या कहता है numerical 8.1? Let us find out. It says that what does it say? Figure 8.6 shows a capacitor made of two circular plates, each of radius 12 centimeter. So plates का radius 12 centimeter है and separated by 5 centimeters. So distance is 5 centimeter. The capacitor is being charged by an external source. The charging current is constant, equal to 0.15. So your conduction current IC is 0.15 amp. Now what do they want? The first thing, what do they want? The capacitance and the rate of change of potential difference between the plates. So C चाहिए and rate of change of potential difference dV by dt चाहिए. अब कौन बार बार पुस्तिका उठाए, तो पीछे देख लेते हैं और क्या क्या चाहिए.
ऑब्टेन द डिस्प्लेसमेंट करंट BID चाहिए, एंड इज Kirchhoff's फर्स्ट रूल वैलिड एट ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर? एक्सप्लेन। हाँ जी बिल्कुल एक्सप्लेन कर देंगे। नाउ फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, capacitance, I hope you can calculate. C is epsilon 0 A by D. So epsilon 0 area is what? Pi r square by D. Let us start up. Epsilon 0 4 pi A. Epsilon 0 4 pi कहाँ होता है? 8.85 into 10 raised to minus 12 into 3.14 and radius 12 centi. So 12 into 10 raised to minus 2 का square, the whole over D कितना है? 5 centi. अच्छा, so what are we left with? 8.85 into 10 raised to minus 12 into 3.14 into 12 का square 144 into 10 raised to minus 4 over 5 into 10 raised to minus 2. Minus 12 minus 4 is minus 16, minus 16 plus 2 is minus 14 farad, and 8.85 into 3.14 into 144 divided by 5. Anybody is doing it? Sorry? 800. So this is 8 into 10 raised to minus 12 farad. Check it out. 8 pico. Someone checking the answer? Okay. Now everybody knows Q is equal to CV. So if I differentiate this equation, I get dQ by dt. C तो बाहर आ गया. dV by dt. But ladies and gentlemen, isn't dQ by dt current? वो तो IC is C dV by dt. तो मुझे dV by dt चाहिए सेकेंड शॉट में. तो it is IC by C. IC 0.15. So that is 15 into 10 raised to minus 2 upon C is 8 pico. 8 into 10 raised to minus 12. भाई 15 by 8 करीबन 2 या 1.9 या क्या लिया? minus 2 plus 10. So dV by dt is 1.8 into 10 raised to 10 volt per second. Is that correct? Is that okay? What? सही है? Okay. The third thing ID. भाई हमको पता ही है मैग्नीट्यूड में डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट एक ही होता है. सो डिस्प्लेसमेंट करंट इज सेम एज कंडक्शन करंट. हाँ फर्क एक ही है, कंडक्शन करंट प्लेट्स के बाहर होता है और डिस्प्लेसमेंट करंट प्लेट के अंदर होता है. तो आईडी इज आईसी विच इज 0.15 एम्प. एंड फाइनली पूछा है कि इज कर्कॉफ्स करंट लॉ वैलिड? यस, Kirchhoff's law is valid at the plates as when IC is 0 then I is equal to ID, and when ID is 0 then I is equal to IC. So the sum of IC plus ID always remains constant. So the sum of, you want me to write that the sum of IC plus ID always remains constant. This was 8.1 for you. Have a look. And then I'm moving on 8.2 now. Going on to 8.2. Okay, what does it say? Data क्या है बेटा? इस बार अगर डिस्प्लेसमेंट करंट वाला कैंसिल कर देते तो ये सारे सम्स भी कैंसिल हो ही जाएंगे. No doubt about that. So you can not do it, if you don't want. So parallel plate capacitor made of circular plates, each of radius but are 6 centimeter, has a capacitance दिया हुआ है 100 picofarad. Okay, the capacitor is connected to a 230 volt supply. Oh, VRMS. What time आ रहा है VRMS? And angular frequency omega 300 radian per second. Okay. First, what is the RMS value of conduction current? I RMS पूछा. And what is the conduction current? Is the conduction current equal to displacement current? ये पूछा है. And finally, वो ठीक है, फाइनल चीज फाइनली देख लेंगे. सबसे पहले नाउ भाई एसी सोर्स को कनेक्ट किया है तो सबसे पहले कैपेसिटिव रिएक्टेंस फाइंड करनी पड़ेगी.
I hope you've not forgotten XC is 1 by omega C. Omega 300 and C 100 pico, that's 10 raised to minus 12. So 4 0 और ये माइनस 12, 4 माइनस 12 माइनस 8 और माइनस 8 ऊपर चढ़ जाएगा तो प्लस 8 एंड 1 by 3 इंटू 10 raised to 8 ओम. मैं फिलहाल ऐसे ही रख रहा हूं. नाउ IRMS, isn't it VRMS by XC? वाह वाह वाह, इक्वेशंस कहीं नहीं जाते. VRMS 230 डिवाइड बाय XC, XC 1 by 3 इंटू 10 raised to 8. ओ तो 10 raised to 8 ऊपर आ जाएगा एंड ये 3 भी ऊपर आ जाएगा. सो दिस इज 230 इंटू 3 इंटू 10 raised to minus 8. So 23 3s are 69. So this is 690 into 10 raised to minus 8, yeah, 6.9. Is the current 6.9 microampere? Yes, sir. Lovely. Secondly, what is displacement current? By displacement current is the same as conduction current, yaar. Same. So ID is IC, which is actually IRMS. तो ये भी 6.9 माइक्रो एम्पियर ही है. बराबर. दूसरा क्या है? इज द कंडक्शन करंट इक्वल टू डिस्प्ले? यस. एंड फाइनली सी, डिटरमाइन द एम्पलीट्यूड ऑफ बी बार, मतलब B0 एम्पलीट्यूड मैक्स वैल्यू फाइंड करना एट अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द एक्सिस बिटवीन द प्लेट्स. अब ये खतरनाक है. कैसे खतरनाक है दिखाता हूं. ये प्लेट है दो, तो बड़ा डायग्राम ड्रॉ कितना. ये उनका एक्सिस है. ये प्लेट्स का रेडियस आप समझो 6 सेंटी है और कहीं यहां पे है पॉइंट P जो कितने डिस्टेंस पे है 3 सेंटी पे. अच्छा याद रहे, यो जो है ना करंट फ्लो कर रहा है. कौन सा करंट? डिस्प्लेसमेंट करंट. ये P को थोड़ा नीचे ले लूं. सो इट्स लाइक, इसको एक पूरा वायर कंसीडर कर लो जिसके थ्रू डिस्प्लेसमेंट करंट आईडी फ्लो कर रहा है. एंड तुमको याद है मैग्नेटिक इफेक्ट्स में देयर वाज दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. ये बड़ा सा वायर था जिसका रेडियस R था और करंट I फ्लो कर रहा था एंड यहां पे पॉइंट P था जो वायर के अंदर था डिस्टेंस R पे. इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन है किसी को याद? म्यू नॉट I by 2 pi R square the whole into छोटा r. Do you remember this equation? At least say yes. झूठ मूठी. ये जाड़ा वायर, इसके अंदर पॉइंट. यू रिमेंबर हमने पहले करंट पर यूनिट एरिया फाइंड आउट किया था और फिर हमने यहां से छोटा सा वो लिया था एम्पियर एंड लूप. इसमें कितना करंट पास हो रहा था ये फाइंड किया था और फाइनली ये इक्वेशन देखा था. आई थिंक सेकंड या थर्ड लेक्चर में मैग्नेटिक इफेक्ट्स के हमने ये इक्वेशन फाइंड आउट किया था. तो फिलहाल ये बड़ा वायर ही है जिसका रेडियस है 6 सेंटी एंड मुझे इनसाइड फाइंड करना है. छोटा r है 3 सेंटी. तो मैं यहां से उड़ा दूंगा चीजों को एंड आई विल ट्राई टू फाइंड दैट आउट. नाउ बाय एम्पियर्स लॉ वी नीड टू फाइंड mag field at point P as shown. तो मैग्नेटिक फील्ड B is mu naught I. अच्छा, पर कौन सा I? सबसे बड़ी बात पब्लिक ने पूछी, सर कौन सा I? क्या हम IRMS ले रहे हैं? भाई तुमको मैग्नीट्यूड चाहिए ना, B0 मैक्स वैल्यू, तो इधर IM लेना पड़ेगा आपको, मैक्स वैल्यू ऑफ करंट. क्या IRMS और मैक्स वैल्यू का रिश्ता जानते हैं आप? म्यू नॉट, व्हाट इज IM? IRMS इंटू रूट 2 ओवर 2 पाई R स्क्वायर इंटू छोटा r. आई थिंक 6.9 माइक्रो एम्पियर को याद रखना है एंड वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है. आर यू देयर विथ मी? सो म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10 रेज टू माइनस 7. करंट कितना था? 6.9 माइक्रो एंड इंटू रूट 2 एंड छोटा r कितना है? 3 सेंटी ओवर 2 पाई
एंड आर बड़े आर का स्क्वायर दैट इज 6 सेंटी का स्क्वायर। भाई 6 सेंटी का स्क्वायर मतलब 36 इंटू 10⁻⁻⁴। अब काटा काटी का माहौल है जी, आओ चेकिंग करें। 3 ये 12 आ गया एंड -7 -6 -13 -13 -2 -15 -15 +4 -11 ये टेस्ला में होगा। 2 into 6.9 is 13.8. 13.8 into 1.414 divided by 12. Anybody is doing it? 1.626. Check the answer. 1.63 into 10⁻⁻11 Tesla. What say? Or is it? Yes, sir. Correcto? Yes, sir. Check it out. Okay. 8.8 न्यूमेरिकल चल रहा है। सपोज यदि इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड दिया हुआ है, मतलब मैक्स वैल्यू E0 120 न्यूटन पर कूलम एंड इट्स फ्रीक्वेंसी नो इज 50 मेगाहर्ट्ज। व्हाट डू वी नीड टू फाइंड? B0 फाइंड करना है, ओमेगा फाइंड करना है, K फाइंड करना है और लैम्बडा फाइंड करना है। ओके। B find equations for E bar and B bar। पर इक्वेशन मतलब उन्होंने कुछ बोला है क्या, ये कहाँ जा रही है वेव या ऐसा कुछ बोला नहीं बोला? तो हमको क्या अज्यूम करके लेना है कि कहाँ जा रही है करके? डू वी नीड टू अज्यूम दैट इज गोइंग इन द x डायरेक्शन और y डायरेक्शन और समथिंग? उन्होंने कुछ लिखा नहीं है, बट वी विल अज्यूम पॉजिटिव x। सो आप लोग ऐसा है तो बुक में लिख लो, अज्यूम दैट द EM waves मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव x डायरेक्शन। ये जरूरी होगा। सो मैं यहां लिख देता हूं, वेव EM वेव मूव्स टुवर्ड्स पॉजिटिव x डायरेक्शन। ओके, सबसे पहली बात B0 फाइंड करना है, तो वी नो C इज EO बाई BO। So BO is EO by C. EO is how much? 120 and C is 3 into 10 raised to 8. So in a very simple turn of events, 120 by 3 is 40 into 10 raised to -8, which is 4 into 10 raised to -7 Tesla. तो तुम्हारा B0 आ गया फर्स्ट शॉट में। अच्छा, नू दिया हुआ है तो ओमेगा मिल जाएगा, ओमेगा इज 2 पाई नू, तो दैट इज 2 into 3.14 into नू कितना है 50 मेगा। So 50 2s are is 100. 100 into 3.14 is 314 into 10 raised to 6. That is 3.14 into 10 raised to 8 रेडियन पर सेकेंड। ये ओमेगा मिल गया। फिर क्या चाहिए? लैम्बडा। ऑल्सो C is nu lambda. So lambda is C by nu. C is 3 into 10 raised to 8. Nu 50 mega. So 50 into 10 raised to 6. So this is 300 by 50, 6 meter. Is anyone checking the answers? And wave vector, by anyone checking? Yes, sir, barabar. We are going good. 2 pi by lambda, that is 2 into 3.14 by 6. So 3.14 by 3. So 1.04 के करीब 1.04 रेडियन पर मीटर। व्हाट्स है? Yes, sir. ओके। और क्या चाहिए? और हमको सुकून चाहिए। और क्या चाहिए? अच्छा, इक्वेशंस चाहिए। ओके, तो इक्वेशंस फॉर ई बार एंड बी बार। अच्छा, यहां पे भी अज्यूम ही करना पड़ेगा। भाई तुमने सोचा है कि EM वेव मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव x, तो ई बार लेट्स अज्यूम इज अलोंग y डायरेक्शन, तो बी बार इज अलोंग z डायरेक्शन। भाई इसका j कैप हो और इसका k कैप हो, तो j कैप क्रॉस k कैप, इजंट इट? आई कैप परफेक्ट वर्कआउट हो गया। तो इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड E is E0 sin kx minus omega t, and
ये कौन से डायरेक्शन में, ई बार वाई डायरेक्शन में, तो ई वाई बार या ई बार एंड वाई डायरेक्शन के लिए जे कैप सबकी वैल्यू लगानी है। ई जीरो की वैल्यू है हमारे पास, ये रहा 120, के की वैल्यू ये रही, ओमेगा की वैल्यू ये रही। सो मैं ब्लू में लिखता हूं ई बार को, ई बार इज ई जीरो दैट्स 120 साइन के इज हाउ मच 1.04x minus 3.14 into 10 raised to 8 t j cap वोल्ट पर मीटर। ये ई बार आ गया और इसी के साथ बी बार भी आ जाएगा। ये बी ओ कितना है 4 इंटू 10⁻⁻7 ना, इसको उड़ाएगा पड़ी 4 इंटू 10⁻⁻7 हो जाएगा ये। सो इस तरह देखेंगे इसको। तो इक्वेशन फॉर बी बार, अच्छा बी बार इज व्हाट बी जीरो साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी पर कौन सा कैप, के कैप, क्योंकि बी बार जेड डायरेक्शन में है ना। सो बी बार कितना था 4 इंटू 10⁻⁻7 साइन, ये 4 था कि 2 था, 4 था ना, हाँ 1.04x माइनस 3.14 इंटू 10⁻⁸ के कैप एंड टेस्ला। एकदम कट टू कट ही हो जाता है एंड में तो। सो ये आ गए तुम्हारे इक्वेशंस फॉर ई बार एंड बी बार। हैव अ लुक, वी मूव ऑन नंबर 10 आई गेस। They say in a plane EM wave electric field oscillates sinusoidally, frequency दी हुई है and amplitude दिया हुआ है electric field का। So before I do that I'll have to take this off, so I'm taking this off। ओके 8.10 फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है 2 इंटू 10⁻10 हर्ट्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड 48 वोल्ट पर मीटर। अच्छा व्हाट हैव दे आस्क्ड यू टू फाइंड, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द वेव, सो दे वांट लैम्डा। सेकंड, व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, B0 चाहिए। एंड सी, show that the average energy density of electric field rho e equals the average density of magnetic field। Okay, all right, standard stuff। Okay, सबसे पहले lambda, now c is nu lambda। I think you can also very easily do these things। c by lambda, that is 3 into 10⁸ and nu is 2 into 10⁻10, so 3 by 2 is 1.5 and 8 minus 10, that's 10⁻², 1.5 into 10⁻² meter। अब B0, C is EO by BO, so BO is EO by C। EO is how much 48 and C is 3 into 10⁸, 48 by 3 is 16 into 10⁻⁸ Tesla। You want, you can write it as 1.6 into 10⁻⁷ Tesla also। अच्छा फाइनली हमको प्रूफ करना है, प्रूफ कैसे करेंगे सर। अच्छा फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ये सी पार्ट है, नहीं बी पार्ट या व्हाटएवर, सी पार्ट एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रो ई, आई होप यू रिमेंबर इट इज हाफ एप्सिलॉन 0 ERMS²। ओके, हमको दिखाना है कि इसकी वैल्यू और रो बी की वैल्यू सेम है। अच्छा सबसे पहले रो बी कितना था, एनर्जी डेंसिटी लिख ही देता हूं, एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रो बी इज हाफ BRMS² by μ0। अच्छा नाउ वी नो, आज सारी पेन्स की परिस्थिति गंभीर है, हम जाने हैं कि C is ERMS by BRMS। ओके, तो कैन आई राइट BRMS is ERMS by C? वो मैं BRMS की जगह ERMS by C लगाने वाला हूं। लेट मी कॉल दिस नंबर 3
and I'm sure you also remember c is 1 by root of mu naught epsilon naught. तो squaring both sides, c square is 1 by mu naught epsilon naught. तो mu naught की जगह पे mu naught को ऊपर लिया, can I write 1 by c square epsilon 0? Let me put 3 and 4 into, so what does rho b become? Half BRMS का square, so this is ERMS square by c square, and 1 by mu 0, so isn't it c square epsilon 0? C square cut, this is epsilon 0 ERMS square. Isn't half epsilon 0 ERMS square equal to rho e? Wow! तो फाइनली मुझे मिल गया है कि रो बी और रो ई एक्चुअली वैल्यू दोनों की सेम है. दिस वाज 8.10 फॉर यू, एंड नाउ आई एम गोइंग टू 8.11, न्यूमेरिकल 8.11. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. जस्ट हैव अ लुक. 8.11. What does it say? You should always find out what it says. उसके बगैर तो काम ही नहीं होना जहाँ. Okay. 8.11. कुछ इक्वेशन दिया हुआ है. Let's see what the equation is. Ow. E bar is 3.1 Newton per coulomb. Okay. Cos 1.8 y plus 5.4 into 10 raised 6 and क्या t, and this is I cap. Holy ghost. Okay, the first question. Acha, before I do that, let's compare this equation with our standard equation. Compare, क्योंकि हमको एंड में कंपेयर तो करना ही पड़ेगा. तो पहले विथ ई बार, ये ई जीरो हो गया, कॉस बोलो तो कॉस के वाई प्लस ओमेगा टी आई कैप. तो क्या मिलेगा हमको? ई जीरो की वैल्यू कितनी है? 3.1 न्यूटन पर कूलम. के की वैल्यू 1.8 रेडियन पर मीटर. ओमेगा की वैल्यू 5.4 into 10 raised to 6 radian per second. Now I am ready to answer any of their questions. First, what is the direction of propagation? Can you see? This is ky plus omega t. ky मतलब y direction में जा रहा है और बीच में प्लस है, मतलब it's going towards negative y. So this wave is moving towards negative y डायरेक्शन. ओके. दूसरा, ये ई बार क्या आई कैप है ना. वेवलेंथ लैम्बडा चाहिए, फ्रीक्वेंसी न्यू चाहिए, एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इक्वेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड. ओकी डोकी, वी आर गुड. क्या था पहला? तो लैम्बडा नहीं, हाँ लैम्बडा और नो. लैम्बडा भाई के इज 2 पाई बाय लैम्बडा, सो लैम्बडा इज 2 पाई बाय के. So without wasting any time, I think 2 pi, so 2 into 3.14 by k. How much is k? 1.8. So 6.28 by 1.8. Anybody? 3 point something? Anyone? 3.5. 3.5. check. लैम्बडा मिल गया. सेकंड इज नू. ओमेगा इज 2 पाई नू, तो नू इज ओमेगा बाय 2 पाई. सो वी आर रेडी विथ ओमेगा. 5.4 into 10 raised to 6 divided by 2 into 3.14. So 5.4 by 6.28, 0.8 something. How much? 0.86. 0.86 into 10 raised to 6 hertz. So you can write it as
0.86 मेगाहर्ट्ज, 0.86 मेगाहर्ट्ज लिखा है या 8.6 इंटू 10⁵ हर्ट्ज लिखा है? Next is B0 by C is EO by BO. So how much is BO? EO by C. EO, how much is EO? 3.1 by 3 into 10⁸. So 1.03 into 10⁻⁻8 Tesla. That to correct to? Okay. And finally equation for B bar. अच्छा, वेव जा रही है नेगेटिव y में, इलेक्ट्रिक फील्ड है x डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में होगा? k कैप. डू यू अंडरस्टैंड दैट? अच्छा अच्छा. नाउ E बार क्रॉस B बार हैज टू बी माइनस J कैप. E बार क्या है? I कैप. I cap cross K cap. Is it minus J cap? I cap, J cap, K cap. Yes, sir. So K cap cross I cap is J cap, but I cap cross K cap is minus J cap. So B bar has to be along K. So B bar is B0 cos whatever it is ky plus omega t and K cap. Okay, we are good to go. मैं ब्लू में लिखता हूं B0 का इक्वेशन, सेलिब्रेटेड इक्वेशन. तो हाँ, फ्रीक्वेंसी पीछे 86 मेगाहर्ट्ज दी है. how can it be 8? It cannot be 86 यार. Can it be 86? 5.4 divided by 6.28. It cannot be 86. तो या तो जस्ट चेक, पीछे कहीं उन्होंने इक्वेशन में 54 इंटू 10⁶ तो नहीं लिख दिया बी बार में? जस्ट चेक कीजिए. यस सर, 5.4 सर लिखा है. क्या लिखा है? 5.4 ही तो है ना? और यहां पे भी दिस इज 1.03. कुछ डेटा में गड़बड़ लग रही है क्या? 5.4 into 10⁶ रेडियन पर सेकेंड. ओमेगा इज 2 पाई नो, तो नो इज ओमेगा बाई 2 पाई. 5.4 डिवाइड बाई 6.28. यार हाउ कैन इट बी 86 यार? इट कैन नॉट बी 86. कोई चांस ही नहीं है. सर अपना बराबर है, मैंने देखा नोट्स में. ओके. हाँ यार, ये तो गड़बड़ वाली बात है, क्योंकि सारा डेटा अपन ने बरोबर लेके किया था. और ये भी 100 नैनो टेस्ला तो नहीं हो सकता. यू नो, अगर तुमको यहाँ 10 लेना है तो दिस इज 10 नैनो टेस्ला. 100 नहीं हो सकता. इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है मेरे को, गॉड नोस, पता नहीं, या तो समथिंग व्हाटएवर. ओके, वी आर गुड. सो बी बार, वी आर गुड. B0 कितना? 1.03 इंटू 10⁻⁻8 cos k 1.8y plus 5.4 into 10⁶ t, and this was K cap and this is Tesla. Alrighty people, so ये था मेरा न्यूमेरिकल नंबर 11 एंड न्यूमेरिकल 12. मैं आपको हिंट दे देता हूं क्या करना है 12 में, फटाफट हो जाएगा. यू नो, लास्ट टाइम हमने जो किया था पावर वाला वही है, एंड दे वांट यू टू फाइंड इंटेंसिटी आई गेस. मैं फटाफट आपको हिंट दे देता हूं 12 का. व्हाट इज इट? 5% of the power of a 100-watt bulb is converted into visible radiation. So first thing is power P is 5% of 100 watt. So how much is 5% of 100 watt? Isn't it 5 watt? Power मिल गया आपको 5 watt. So अब आगे बढ़ते हैं. Find the average intensity. Intensity चाहिए at a distance of कहाँ या 1 meter from the bulb and B at a distance of 10 meter from the bulb. Okay, now I'm sure I told you last time intensity is energy per unit area per unit time. Isn't it equal to power over area? And
अगर कोई पॉइंट सोर्स एज्यूम किया जाए तो एरिया विल बी अ स्फीयर, तो एरिया ऑफ अ स्फीयर इज 4 पाई आर स्क्वायर। मैं पहला केस खत्म कर रहा हूं आपके लिए, ये केस 1 है, रेडियस 1 मीटर है, तो पावर कितना है 5 वाट डिवाइड बाय 4 इंटू 3.14 इंटू 1 का स्क्वायर, सो 5 बाई 12.56। एनीवन इज डूइंग दिस? 0.39. वाट पर मीटर स्क्वायर। एंड अब तुम आर को 10 यूज करोगे सेम फॉर्मूला में, तो यहां पे नीचे 100 आ जाएगा, सो 0.39 इंटू 10⁻⁻², दैट वुड बी 3.9 इंटू 10⁻⁻3। अगर आप करोगे तो हो जाएगा। यू थिंक सो? हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेट्स गो टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट सम, which is illustration 8.1, the last thing for the day. And ये 8.1 बहुत ही बढ़िया सम है, एकदम 3 स्टार हम कह सकते हैं, एंड 3 स्टार में ही मजा आ जाएगा। सो illustration 8.1, यहां पे कुछ ऐसी चीजें देखेंगे जो कभी देखी नहीं होगी। ओके, तो लेट अस सी क्या कहता है ये। ओके, इलस्ट्रेशन 8.1 है, 2 प्लेट्स है कैपेसिटर की, सर्कुलर प्लेट्स पकड़ लो, रेडियस है 1 मीटर। सो यहां से यहां तक का रेडियस जो है ये सर्कुलर प्लेट्स का 1 मीटर है, कैपेसिटेंस 1 नैनो फैरेड है, और साथ में रेजिस्टेंस लगाया, मैंने डायग्राम में नहीं दिखा, 1 मेगा ओम का, वोल्टेज 2 वोल्ट है। दे वांट यू टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड आउट हियर, यहां से यहां तक का डिस्टेंस इज हाफ मीटर। ओके, एंड टाइम 10⁻³ सेकेंड के बाद। Now this involves an equation which we use usually for JEE NEET, that the charge on the capacitor Q is given as CV 1 minus e⁻⁻t by tau, and जहां tau is called time constant, it is given as RC। यहां पे tau की वैल्यू R कितना है 1 meg and capacitor 1 nano, so tau is 10⁻⁻3। okay, tau की वैल्यू मिल गई 10⁻⁻3। Now first things first, now हमको फाइंड करना है चार्ज। सो चार्ज Q is equal to CV 1 minus e⁻⁻t by, अच्छा टाउ कितना मिला हमको 10⁻⁻3। यहां पे C की वैल्यू लगा रहा हूं मैं, C की वैल्यू 1 नैनो एंड V की वैल्यू 2 वोल्ट, सो 1 minus e⁻, ये 10⁻⁻3 ऊपर चढ़ के ये माइनस e⁻² का है, किसी और का नहीं है। हाँ, so this is 2 into 10⁻⁹, 1 minus e⁻, ये चार्ज मिल गया, ये 10⁻3 को मैंने काट दिया बेचारे को। अच्छा, now do you know the equation for electric field between the 2 plates of the capacitor? Electric field between the 2 plates, I think everybody on this channel knows, sigma by epsilon 0, sigma is what, Q by A, and area of a circle, area is plate circular है, circular plates का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर। भाई किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा है ना 4 पाई आर स्क्वायर होना चाहिए, स्फीयर का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ये सर्कुलर प्लेट है, यू नो लाइक अ डिश, तो पाई आर स्क्वायर। रेडियस कितना है प्लेटों का 1 मीटर, वाह, तो यहां 1 का स्क्वायर लगा दिया, तो Q बाई पाई एप्सिलॉन 0, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया। अब यहां इस पॉइंट पे फ्लक्स फाइंड करना है, तो इतने रेडियस पे फ्लक्स फाइंड करना है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स associated with the given point P having radius R dash is half meter. Do you know electric flux phi E? Isn't it electric field into area? एरिया यहां वो लूप का लेना पाई आर डैश स्क्वायर। तो आओ राजा, ई की वैल्यू लगाओ राजा। पेन खत्म होने लगी है सारी, बस जिंदगी निकल जाए इस पेन से। ओह शिट, वी आर स्क्रूड। क्यू बाय पाई एप्सिलॉन, माय गॉड, गंभीर गंभीर, इतनी गंभीर तो किसी की परिस्थिति नहीं होती जितनी हमारी है। ई क्यू बाय पाई एप्सिलॉन 0 इंटू पाई, और आर डैश कितना है हाफ,
तो हाफ का स्क्वायर, बूम बूम, हाफ का स्क्वायर इज 1/4, सो इजंट दिस q बाय 4 एप्सिलॉन 0। सर अब क्या करने का है सर? अरे तुमको डिस्प्लेसमेंट करंट मांगता है ना, तो सबसे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए पहले डिस्प्लेसमेंट करंट फाइंड करना पड़ेगा, तो ये सारे धंधे उसी के लिए हो रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट करंट याद है आपको, id इज एप्सिलॉन 0 d phi e by dt। तो आई एम गोइंग टू टेक ऑल दिस ऑफ, मुझे वो इक्वेशन चाहिए चार्ज का। यह आपको आज के दिन में 2-3 बार करना पड़ेगा इस सम, नहीं तो हालत खराब होगी। सो डिफरेंशिएट इक्वेशन 3 with respect to time, so d phi e by dt is 1/4 epsilon 0 बाहर आ गया, dq by dt। q ये रहा, इसको डिफरेंशिएट करना है। शांति से करोगे तो डिफरेंशिएट होगा, मारा मारी करोगे तो तुम डिफरेंशिएट हो जाओगे। एकदम इजी है। 2 × 10⁻⁹ बाहर आ गया, 4 एप्सिलॉन 0 तो है ही। मैं अंदर घुसा, d by dt of 1 0 माइनस d by dt of e raised to something is e raised to something into d by dt of that something। d by dt of -10⁻³ तो -10⁻³ बाहर आ गया, d by dt of t is 1, so ये 2/4 is 1/2। क्या बचा? माइनस माइनस कट गए और ये 10⁻³ बाहर into e raised to -10⁻³ You might tend to get confused at some point, but धीरे धीरे करते जाना तो आगे काम होगा आपका। So -10 + 3 is -6, so 2 एप्सिलॉन 0। एंड अब मुझे टाइम का वैल्यू लगाना है। टाइम कितना था? 10⁻³ सेकेंड। 10⁻³ 10⁻³ 1, so d phi e by dt, अरे 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 शिट, मैंने कुछ नहीं, बरोबर सही जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। 10⁻⁻6 by 2 epsilon 0 and e raised to -1। Well, I seriously hope you know the value of e, 2.71828। तो वो e raised to -1 मतलब नीचे आ जाएगा। एंड फाइनली डिस्प्लेसमेंट करंट, I hope you have your calculators working overtime। Displacement current ID कितना होता है? डिस्प्लेसमेंट करंट ID एप्सिलॉन 0 d phi e by dt ना, एप्सिलॉन 0 ऊपर ले लिया मैंने, so 10⁻⁶/2 एंड e raised to -1 को नीचे लिया। तो आई सीरियसली होप आपको पता हो आईडी का वैल्यू। फाइंड करो तो क्या है? 0.184 into 10⁻⁻6। We'll keep it as it is right now। एंड अब मेरा फाइनल स्टेप, बाय एम्पियर मैक्सवेल्स लॉ। You remember line integral b bar dot dl bar is μ0 into ic plus id, पर सिर्फ id है यहाँ पे। So b into 2 pi, कितना था वो? r dash हाफ, μ0 की वैल्यू लगावांगे, id की वैल्यू लगावांगे। चल 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 जल्दी, है कोई पेन काम की? सो 2 कैंसिल कर देता, पाई कैंसिल कर देता, 0.74 लगा देते हैं। -7 -6 -13 टेस्ला। चेक करें, सही है भाई। उन्होंने काफी कम में खत्म कर दिया है, पर हमारे पास ऐसी लग्जरी नहीं है, हमको हर स्टेप करना पड़ता है। तो इसका हर स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो हमने चार्ज का इक्वेशन फाइंड किया, फिर फ्लक्स फाइंड किया, फिर उसको डिफरेंशिएट किया,
फिर डिस्प्लेसमेंट करंट फाइंड किया और फिर एम्पियर मैक्सवेल्स लॉ फाइंड करके हमने ये फाइनल आंसर लाया है। तो इसके साथ पार्ट 1 खत्म हो जाता है एंड नेक्स्ट लेक्चर में वी शैल स्टार्ट विद पार्ट 2। अपनी पार्ट 2 की टेक्स्ट बुक्स ले आइएगा, रे ऑप्टिक्स के साथ शुरू कर रहे हैं। तब तक एज यूजुअल स्टे सेफ, स्टे एट होम, काम करते रहो। बाय बाय।